हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड बुक की पोम नंबर 4 को, जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने, और हमारी पोम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोम में पोट कैरोलिन वेल्स ने डेंजरस या फिर खतरनाक वाइल्ड एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक फनी या फिर ह्यूमरस वे में बताया है। इस पोम को हम 4 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में इस पोम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद ऑल इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ओके। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे इस पोम की राइम स्कीम को। थर्ड पार्ट में हम पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे और फोर्थ पार्ट में इस पोम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो 2015 ईयर में पूछा गया है और इस बार भी एग्जाम में आने के उसके चांसेस हैं। तो इस पोम को एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टॉनी बीस्ट, if he roars at you as you are dying, you will know that it is the Asian lion. टॉनी का मतलब होता है येलोइश ब्राउन कलर। इस स्टैंजा में पोट हमें बता रही हैं एक वाइल्ड एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी। अभी देखना, पोट हमसे कह रही हैं कि अगर आप ईस्ट के जंगलों में जाते हैं घूमते घूमते यूं ही, और आपके सामने एक बड़ा सा बीस्ट के साइज का बड़ा सा जानवर आ जाए जिसकी स्किन कुछ येलोइश ब्राउन कलर की हो, और वो आपके ऊपर इतनी ज़ोर से दहाड़े कि आपकी जान भी जा सके डर के मारे, तो आप समझ जाना कि वो एक एशियन लायन है। तो इस स्टैंजा में पोट हमें एशियन लायन के बारे में बता रही हैं। एशियन लायन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली कि उसकी स्किन येलोइश ब्राउन कलर की होती है, और दूसरी वो बहुत ज़ोर से दहाड़ता है कि किसी इंसान की डर के मारे जान भी जा सकती है। तो ये एक ह्यूमरस वे में उन्होंने लायन की कैरेक्टरिस्टिक को बताया है। ठीक है, अगले स्टैंजा में देखते हैं, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो अब इस स्टैंजा में वो कह रही हैं कि अगर आप यूं ही इधर उधर घूमें एक जंगल में, और एक ऐसे जंगली जानवर से आपका सामना हो जाए जिसकी पीली पीठ पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हों, और आप इस चीज़ को मेक श्योर करना कि आप सावधान रहो, बिकॉज ही कैन ईट यू, वो आपको खा सकता है, और अगर वो आपको खाए तो आप समझ जाना कि आपका पाला एक बंगाल टाइगर से पड़ा है। इस स्टैंजा में पोट कैरोलिन वेल्स ने हमें टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है कि उसकी बॉडी येलो कलर की होती है और उसकी बॉडी पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती हैं, और वो बहुत खतरनाक होता है, दैट इट कुड ईट अस टू। तो इस स्टैंजा में भी टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक फ़नी वे में एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, यहाँ पर कहा गया है जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, मतलब उसकी यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और कहा है कि जब आपको वो जानवर खा ले तब आप समझ जाना कि वो एक बंगाल टाइगर है। तो अगर कोई जानवर किसी इंसान को खा लेता है, देन व्हाट इज़ द पॉइंट इन रिकॉग्नाइजिंग दैट एनिमल, राइट? तो यहाँ पर भी डार्क ह्यूमर का यूज़ किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, आराम से आप यूं ही चल रहे हैं बिना फिक्र के। इफ स्ट्रोलिंग कैजुअली फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you'll know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again. इस स्टैंजा में पोट हमें बता रही हैं कि अगर आप यूं ही कैजुअली जंगलों में चल रहे हैं और आपको एक ऐसा जंगली जानवर दिखाई दे जिसकी बॉडी पर जैसी काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, उसी की तरह धब्बे हों,
और देखते ही देखते वो आपके ऊपर छलांग मार दे, तो आप समझ जाना कि वो एक लेपर्ड है, मतलब एक तेंदुआ है। वो आप पर छलांग मार देगा, आप रोगे, परेशान होगे, इस चीज़ का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो बस आप पर छलांग मारता मारता रहेगा। ओके। इस स्टैंजा में पोर्ट ने लेपर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है कि उसकी बॉडी पर ब्लैक पेपर जैसे निशान होते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जंपिंग। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज टू लेप और जंप अगेन एंड अगेन। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। यहाँ पर किस एनिमल की बात करी गई है? इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. तो इस स्टैंजा में पोएट कह रही हैं कि अगर आप अपने यार्ड में, यार्ड मतलब होता है आपके घर का पीछे वाला एरिया, जो छोटा सा गार्डन जैसा होता है यार्ड, तो अगर आप अपने घर के यार्ड में यूं ही वॉक कर रहे हैं और आपको वहाँ पर एक ऐसा क्रीचर मिलता है जो आपको बहुत ज़ोर से हग करे, बहुत ज़ोर से आपको हग करे, तो आप समझ जाना कि वो बियर है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, आपको लगता है कि शायद वो बियर नहीं है, तो एक और कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता देती हूँ। वो आपको ना बहुत प्यार करेगा, वो आपको बहुत दुलार करेगा, तब आप समझ जाना कि वो एक बियर है। तो इस स्टैंजा में भी पोएट ने बियर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है कि इट हर्क्स वेरी हार्ड, और साथ में वो आपको बहुत प्यार करता है, दुलार करता है। ठीक है, चलिए अगला स्टैंजा देखते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में tell from the hyenas. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. Beasts of prey का मतलब वो सभी जानवर जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं, उन्हें beasts of prey बोला जाता है। नोविस का मतलब होता है when you are new to a particular job, जिसको हम हिंदी में नौसिखिया बोलते हैं। जब आप किसी भी काम में अभी नए नए हो, फ्रेशर हो, उसे नोविस कहा जाता है। और नॉन प्लस मतलब होता है कंफ्यूज होना। सो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, यहाँ पर बोला गया है कि अगर जानवरों को पहचानने का काम एक नए नए फ्रेशर आदमी को दे दिया जाए तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए, शायद वो एक क्रोकोडाइल को हाइना समझ ले। लेकिन हाइना कम विद मेरी स्माइल, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। हो सकता है कोई नौसिखिया हाइना को क्रोकोडाइल और क्रोकोडाइल को हाइना समझ ले, लेकिन पोएट कैरोलिन वेल्स ने यहाँ पर हाइना की एक कैरेक्टरिस्टिक बता दी कि हाइनाज ऑलवेज कम विद मेरी स्माइल्स। हाइना हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, दे ऑलवेज स्माइल, लेकिन अगर वो रोते हैं दैट मीन्स दे आर क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना, ताकि जो नौसिखिया है वो हाइना और क्रोकोडाइल्स में कंफ्यूज ना हो। क्लियर? चलिए अपने लास्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग। If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. So पोएट कैरोलिन वेल्स कह रही हैं कि असली गिरगिट छोटा होता है, एक छिपकली की तरह। उसके कोई कान नहीं होते, पंख भी नहीं होते। और अगर आप यूं ही जंगलों में घूम रहे हैं और आपको एक पेड़ नज़र आ रहा है और आपको उस पेड़ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो समझ जाना कि वहाँ पर एक कैमलियन है, क्योंकि कैमलियन की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिस भी सरफेस पे वो बैठता है अपने आप को उसी कलर का कर लेता है। तो अगर आपको एक पेड़ पर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब डेफिनेटली वहाँ पर एक कैमलियन है जिसने अपने बॉडी के कलर को उस पेड़ की तरह कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कैमलियन की कैरेक्टरिस्टिक बता दी गई हमें लास्ट स्टैंजा में। हमने एक्सप्लेनेशन कर ली है, अब बारी है राइम स्कीम की। इस पोम की राइम स्कीम को देखते हैं। राइम स्कीम को देखने के लिए हमेशा
हमें पोम की लाइंस का लास्ट वर्ड देखना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट वर्ड क्या है? चांस। सेकेंड स्टैंजा का लास्ट वर्ड क्या है? सॉरी, फर्स्ट स्टैंजा की सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है ईस्ट, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है एडवांस, और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है बीस्ट, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है डाइन, और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लायन। लास्ट वर्ड्स हमने देख लिए। अब जो दो वर्ड्स एक जैसा साउंड करेंगे उनका राइम स्कीम सेम होगा। देखो, चांस और एडवांस एक जैसा साउंड कर रहे हैं। मान लो अगर चांस को हमने राइम स्कीम दिया एक्स, तो एडवांस का राइम स्कीम भी एक्स होगा। ये चीज़ समझ आई? जो दो वर्ड्स एक जैसा साउंड करेंगे उनका राइम स्कीम सेम होगा। ठीक है, चलिए अब देखो, चांस और ईस्ट, क्या ये दोनों राइम कर रहे हैं, एक जैसा साउंड कर रहे हैं? नहीं। चांस का राइम स्कीम ए हो गया तो ईस्ट का राइम स्कीम बी हो जाएगा। अब एडवांस देखो, चांस और एडवांस दोनों राइम कर रहे हैं, तो चांस का राइम स्कीम ए है, एडवांस का राइम स्कीम भी ए होगा। ठीक है, फोर्थ लाइन के लास्ट वर्ड को देखो, बीस्ट। बीस्ट और ईस्ट दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं। ईस्ट का राइम स्कीम बी है तो बीस्ट का राइम स्कीम भी बी होगा, मतलब फोर्थ लाइन का राइम स्कीम भी बी होगा। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। अब यहाँ पर डाइन और लायन दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं, और डाइन ऊपर वाली लाइंस के किसी भी लास्ट वर्ड की तरह साउंड नहीं कर रहा। डाइन चांस की तरह साउंड नहीं कर रहा, ईस्ट की तरह साउंड नहीं कर रहा, एडवांस की तरह साउंड नहीं कर रहा, ना ही बीस्ट की तरह साउंड कर रहा है। डाइन साउंड कर रहा है लायन की तरह। तो मतलब ए और बी में से कोई सा भी राइम स्कीम डाइन को नहीं मिलेगा, इसको एक नया राइम स्कीम मिलेगा जो होगा सी। ठीक है, अब लायन और डाइन दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो लायन का राइम स्कीम भी सी होगा। तो फर्स्ट स्टैंजा का राइम स्कीम हुआ ए बी सी सी। चीज़ क्लियर हुई? एक और स्टैंजा को समझेंगे तो हमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो, इस स्टैंजा की फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखो, राउंड, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड यू, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड ग्राउंड, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड यू, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड लर्न, और सिक्स्थ लाइन का लास्ट वर्ड डिसर्न। राउंड यू एक जैसा साउंड नहीं कर रहे, राउंड को राइम स्कीम दे दो ए, तो यू का राइम स्कीम हो जाएगा बी, चूंकि ये एक जैसा साउंड नहीं कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ग्राउंड और राउंड एक जैसा साउंड कर रहे हैं, जो राउंड का राइम स्कीम होगा वही ग्राउंड का होगा, तो भाई राउंड का राइम स्कीम ए है, ग्राउंड का भी ए होगा। यू और यू यहाँ पर दोनों सेम वर्ड्स हैं, तो इन दोनों का राइम स्कीम भी सेम होगा। ठीक है, अच्छा, ए बी हो गया। नाउ लर्न, फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है लर्न, जो ऊपर किसी की तरह भी साउंड नहीं कर रहा, राउंड की तरह नहीं कर रहा, यू की तरह नहीं कर रहा, ग्राउंड की तरह भी नहीं, और ना ही यू की तरह वापस से। तो लर्न का एक नया राइम स्कीम होगा सी। डिसर्न और लर्न एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो डिसर्न का राइम स्कीम भी सी होगा, जैसा कि लर्न का है। वापस से राइम स्कीम क्या हुआ? ए बी सी सी। पूरी पोम का राइम स्कीम यही है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। व्यू, पेपर्ड, यू, लेपर्ड। व्यू और यू एक जैसा साउंड कर रहे हैं, ए और ए ये हो गया। पेपर्ड और लेपर्ड एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो इट इज बी एंड बी। नाउ पेन एंड अगेन बोथ आर साउंडिंग सेम, तो सी और सी इन दोनों का वापस से ए बी और सी सी। इस स्टैंजा को देखो, यार्ड, देयर, हार्ड, बेर, गेस, केरस। यार्ड और हार्ड एक जैसा साउंड कर रहे हैं, ए और ए हो गया इन दोनों का राइम स्कीम। देयर और बेयर एक जैसा साउंड कर रहे हैं, बी और बी हो गया इनका राइम स्कीम। गेस और केयरस दोनों का राइम स्कीम सी। ठीक है, पूरी पोम में यही है, आप चेक कर लो खुद से। अब मैं हर स्टैंजा का नहीं बता रही क्योंकि मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब हम सीधा पहुंचते हैं अपने पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। चलिए, फर्स्ट स्टैंजा में
कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, सबसे पहले यहाँ पर देखो एनजैम्बमेंट है। जब ऐसा हो कि पोम की कोई भी लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के ख़त्म हो जाए और वो नीचे वाली लाइन में कंटिन्यू हो जाए, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एनजैम्बमेंट, याद रखना। तो यहाँ पर एनजैम्बमेंट पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यहाँ पर देखो शुड टू यू एडवांस, यहाँ पर हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि वो चांस की तरह साउंड कर सके, चांस से राइम कर सके। जब कभी ऐसा हो कि किसी एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया जाए ताकि वो किसी वर्ड के साथ राइम कर सके, तो उसे बोलते हैं हम इनवर्जन पोएटिक डिवाइस। सो यहाँ पर इनवर्जन का यूज़ किया गया है। क्लियर? ओके, आगे देखो। अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ़ ही roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Asian lion में एल्यूजन पोएटिक डिवाइस है। एल्यूजन का मतलब जब हम किसी भी जानी मानी चीज़ का या किसी जाने माने इंसान का अपनी पोम में जिक्र करते हैं तो उसे हम एल्यूजन पोएटिक डिवाइस कहते हैं। यहाँ पर एशियन लायन एक जाना माना एनिमल है, इसलिए यहाँ पर एल्यूजन पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। और ध्यान से देखोगे तो शुड टू यू एडवांस में आपको एजनेंस पोएटिक डिवाइस नज़र आएगा। एजनेंस पोएटिक डिवाइस वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई भी वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो। इस लाइन में देखो शुड टू यू, यहाँ पर ओ वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एजनेंस। क्लियर? चलो। रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, इस सेंटेंस में भी वॉवल साउंड ओ बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस एजोनेंस है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एनजैम्बमेंट, क्योंकि ये लाइन ख़त्म हो गई बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के। फिर हमने देखा इनवर्जन, क्योंकि इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया गया है। फिर हमने देखा कि इसमें एजोनेंस भी है, क्योंकि शुड, टू और यू इन तीनों वर्ड्स में ओ वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एजोनेंस भी है। फिर हमने देखा रोअर्स यू, यहाँ पर भी एजोनेंस है। फिर हमने देखा लास्ट में एल्यूजन भी है हमारे पास, क्योंकि एक जाने माने एनिमल का इस्तेमाल हमने अपनी पोम में किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, देखो यहाँ पर र, जब कभी ऐसा हो किसी एक सेंटेंस के वर्ड्स अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो और वो वर्ड्स पास पास में ही हो, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एलिटरेशन। ये सबसे ईजीएस्ट है, आप सभी ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो रोमिंग राउंड, बोथ द वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड र, तो इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन है। ओके। A noble wild beast greets you with black stripes on yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to disown. यहाँ पर भी देखो enjambment है. This sentence ended without any punctuation mark. तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? enjambment. बंगाल टाइगर अगेन एक फेमस एनिमल है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एल्यूजन भी है। साथ ही साथ में यहाँ पर इन्वर्जन भी है इस लाइन में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। यहाँ पर भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस इन्वर्जन है। इस स्टैंजा में एजोनेंस है, एन्जैम्बमेंट है, एल्यूजन है और इन्वर्जन भी है। चीज़ क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यहाँ पर ध्यान से देखो, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, इस सेंटेंस में वॉवल साउंड ओ बार बार रिपीट किया गया है। देखिए स्ट्रोलिंग फोर्थ यू, यहाँ पर वॉवल साउंड ओ बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। अगर हमारी पोम की किसी भी सेंटेंस में
सेम वॉवल साउंड बार बार रिपीट हो तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एजोनेंस। आप देखो इस स्टैंजा में कहीं और भी एजोनेंस तो नहीं है भाई। इट विल डू नो गुड टू रोर, यहाँ पर भी बार बार ओ साउंड रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एजोनेंस है। ठीक है, एजोनेंस यहीं पर है। और भी देखते हैं, whose hide with spots is peppered as soon he has leapt on you. He has. Both the words are beginning with the same consonant sound her, right? तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। हमारी पोम के किसी भी सेंटेंस में कुछ कॉन्जिक्यूटिव या फिर पास वाले वर्ड्स अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है एलिट्रेशन। ही हैज़, दोनों वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड ह से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट्स व्हाई द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर इज एलिट्रेशन। तो अभी तक हमने क्या देखा, एजोनेंस देखा, एलिट्रेशन देखा। अब लास्ट लाइन पे आ जाओ, हील ओनली लेप एंड लेप अगेन। यहाँ पर सेम कॉन्सोनेंट साउंड ल रिपीट हो रहा है, देखो हील ओनली लेप एंड लेप अगेन हो रहा है ना। जब ऐसा हो कि पोम के किसी भी सेंटेंस में सेम कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है कॉन्सोनेंस। तो लास्ट लाइन में ल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस है कॉन्सोनेंस। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में कंफ्यूज नहीं होना। एलिट्रेशन वहाँ पर होता है जहाँ पर वर्ड्स की बिगिनिंग सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हो, लेकिन कॉन्सोनेंस वर्ड्स के बीच में भी हो सकता है, राइट। चलो अभी तक हमने देखा कॉन्सोनेंस, यहाँ पर देखा एलिट्रेशन और यहाँ पर देखा एजोनेंस। एक और चीज़ यहाँ पर देखो, लेप और लेप दो बार सेम वर्ड का यूज़ किया गया है तो इसको हम बोलते हैं रेपिटिशन। जब किसी पोम में किसी लाइन में सेम वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है रेपिटिशन। तो यहाँ पर लेप वर्ड बार बार इस्तेमाल किया गया है इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस है रेपिटिशन। क्लियर है ये चीज़। और यहाँ पर लेफ्ट की स्पेलिंग ये नहीं होती, LEP इज़ नॉट द स्पेलिंग ऑफ लेफ्ट। यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट और यहाँ पर भी पोट ने जस्ट पोम को अच्छा दिखाने के लिए या फिर अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार स्पेलिंग ही चेंज कर दी है लेफ्ट की। तो सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार पोएट्स को होता है कि अपनी पोम में आप किसी भी वर्ड को मॉडिफाई करें अपने पोम के अकॉर्डिंग, और इसको हम कहते हैं पोएटिक लाइसेंस। ये लाइसेंस सिर्फ पोएट्स के पास होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स को चेंज कर सकें, वर्ड की स्पेलिंग चेंज कर सकें। तो यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस भी है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, हमने यहाँ पर क्या क्या देखा, कॉन्सोनेंस देखा, एजोनेंस देखा, एलिट्रेशन देखा, पोएटिक डिवाइस पोएटिक लाइसेंस भी देखा। चलिए अब नेक्स्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. ध्यान से देखोगे तो एलिट्रेशन नजर आएगा। When walking, both the words are beginning with the same consonant sound w, तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन है। और फर्स्ट ही लाइन में आपको एजोनेंस भी दिख जाएगा क्योंकि ओ साउंड इज बार बार रिपीटिंग। योर, राउंड, योर, राइट। ओ वॉल साउंड इज बार बार रिपीटिंग तो यहाँ पर एजोनेंस भी है। यू मीट अ क्रीचर देयर, यहाँ पर भी देखो ई साउंड इज बार बार रिपीटिंग। मीट, क्रीचर, देयर, यहाँ पर भी एजोनेंस पोएटिक डिवाइस है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बेयर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। यहाँ पर देखो एंजैम्बमेंट, ये सेंटेंस खत्म हो गया विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, यहाँ पर एंजैम्बमेंट है। तो इस स्टैंजा में एलिट्रेशन है, एजोनेंस है और एंजैम्बमेंट पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस, बोथ द वर्ड्स आर बिगिनिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड न। तो यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है और फर्स्ट ही लाइन में एंजैम्बमेंट भी है क्योंकि यहाँ पर
ये सेंटेंस बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के ख़त्म हो गया। ओके, सेकेंड लाइन में भी एंजैम्बमेंट है क्योंकि ये लाइन भी यहाँ पर बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के ख़त्म हो गई। टेल फ्रॉम द हाइना दज, द और दज बोथ द वर्ड आर स्टार्टिंग विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड द, राइट। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन भी है। इस स्टैंजा में एलिट्रेशन है और एनजैम्बमेंट है। क्लियर है? लास्ट स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all. He hasn't. Both the words are beginning with the same consonant sound her, right? तो यहाँ पर poetic device alliteration है. And not a single wing. इन दोनों words में आप ध्यान से देखोगे तो I जो एक vowel sound है वो repeat हो रहा है, साथ में consonant sound ग भी रिपीट हो रहा है, सिंगल विंग, राइट। तो यहाँ पर एजनेंस भी है। क्यों? क्योंकि सेम वॉवल साउंड आई इज रिपीटिंग विद इन दीज टू वर्ड्स। और यहाँ पर कॉन्सोनेंस भी है क्योंकि सेम कॉन्सोनेंट साउंड ग इज रिपीटिंग ओवर हियर। क्लियर? इस स्टैंजा में और कोई पोएटिक डिवाइस नहीं है। तो ये लास्ट स्टैंजा था, इसकी भी पोएटिक डिवाइस हमने कर लिया डिस्कस। पोम को लाइन टू लाइन हमने पढ़ लिया, समझ लिया, राइम स्कीम देख ली, पोएटिक डिवाइसेस देख लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पार्ट 4 में हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं अब। सो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, डज डाइंग रियली राइम विद लायन? कैन यू से इट इन सच अ वे दैट इट डज? क्वेश्चन इज कि क्या डाइन और लायन राइम कर रहे हैं? सो यस, डाइन और लायन दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं, लेकिन डाइन कोई वर्ड नहीं है। द एक्चुअल वर्ड इज DYING विच इज डाइंग, लेकिन पोट ने डाइंग वर्ड का यूज ना करते हुए DYIN का इस्तेमाल किया है ताकि वो लायन के साथ राइम कर सके। सो द एक्चुअल वर्ड इज डाइंग विच डज नॉट राइम विद लायन. In order to create rhyme, it is written as dying in the poem. Actual word dying है जो कि राइम नहीं कर रहा लायन के साथ, इसलिए पोट ने वहाँ पर डाइंग की जगह डाइन DYIN का यूज़ किया है ताकि वो लायन के साथ राइम कर सके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? सो पोम में हमने पढ़ा तो पोट ने लायन और टाइगर की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एक्सप्लेन किया था, राइट? उन्होंने हमें बताया था कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई लायन एंड टाइगर। तो वही चीज़ हमें अपने आंसर में लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, ही सेज दैट इफ द बीस्ट इज ऑफ येलो ब्राउन कलर दैट इज टॉनी कलर एंड इट रोर्स आउट सो फियर्सली दैट यू मे डाई आउट ऑफ फियर देन इट इज़ एन एशियन लायन। एशियन लायन की कैरेक्टरिस्टिक बताते हुए पोएट कैरोलिन वेल्स ने हमें पोएम में बताया था कि वो एक बड़ा विशाल जानवर होगा जिसकी स्किन येलो ब्राउन दैट इज़ टॉनी कलर की होगी और वो इतनी ज़ोर से दहाड़ेगा कि आपकी डर के मारी जान निकल सकती है। अगर ये सब हो तो आप समझ जाना कि वो एक एशियन लायन है। Whereas if the animal has black stripes on skin, on yellow background of the skin, and he attacks to kill you, then it is a Bengal tiger. और टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हुए कैरोलिन वेल्स ने कहा था कि अगर आपको एक ऐसा जानवर मिले जिसकी स्किन येलो कलर की हो और उसकी स्किन पर ब्लैक स्ट्राइप्स हो और वो आपकी जान लेने के लिए आप पर अटैक करे तो आप समझ जाना कि वो एक बंगाल टाइगर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेप इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? व्हाई डज द पोएट स्पेल देम लाइक दिस? तो थर्ड स्टैंजा में लेफ्ट और लेप वर्ड्स का यूज़ किया गया है। एक्चुअल में ऐसे कोई वर्ड्स एग्जिस्ट करते नहीं हैं। द करेक्ट वर्ड इज LEAPT लेफ्ट, लेकिन पोएट ने यहाँ पर LEP लेप और LEPT लेफ्ट का यूज़ क्यों किया? सो देयर इज अ थिंग विच इज़ नोन एज पोएटिक
लाइसेंस, लाइसेंस जिसके तहत पोएट्स अपनी पोम में वर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स लेप्ट और लेप पोएटिक लाइसेंस के तहत ही मॉडिफाइड वर्ड्स हैं। पोएट ने इन वर्ड्स का यूज़ इसलिए किया सो दैट ही कुड ले एम्फेसिस ऑन द मूवमेंट या फिर एक्शंस ऑफ लेपर्ड। सो द वर्ड्स लेप्ट and lep have not been spelled correctly. It is a poetic device known as poetic license, which is used by the poet to lay emphasis on the actions of the leopard. पोएट ने LEAPT वर्ड की जगह LEP लेप और LEPT लेप्ट का यूज़ किया ताकि वो लेपर्ड के एक्शंस में एम्फेसिस डाल सके, उन पे जोर डाल सके। पोएटिक डिवाइस लाइसेंस के तहत सारे पोएट्स को ये राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग वर्ड्स को मॉडिफाई कर सके। तो ये एक तरह का पोएटिक लाइसेंस था। लुक एट द लाइन, अ नोविस माइट नॉन प्लस। हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? व्हाई इज द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोम? तो पोम के 6th स्टैंजा की ये सेकेंड लाइन है, अ नोविस माइट नॉन प्लस। ये लाइन करेक्टली नहीं लिखी हुई, दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज नोविस माइट बी नॉनप्लस्ड। लेकिन ये जो इनकरेक्ट लाइन है ये ज़्यादा बेटर लग रही है पोम में, क्योंकि ये अच्छे से राइम कर पा रही है अगली लाइंस के साथ। तो पोएट ने जानबूझ के इनकरेक्ट लाइन का यूज़ किया है ताकि वो अच्छे से राइम कर सके हमारी पोम में। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस इज अ नोविस माइट बी नॉनप्लस्ड। द पोएट राइट it in order to bring the rhyme to her poem. Nonplus rhymes with thus. Correct order है a novice might be nonplussed, लेकिन पोएट ने गलत तरह से लिखा है ताकि वो नेक्स्ट लाइन के साथ राइम कर सके। मैं आपको एक बार लाइन पढ़ के सुनाती हूँ। A novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus. अगर यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस का यूज़ किया जाता तो नॉन प्लस्ड और दस राइम नहीं करते, बट अ नोविस माइट नॉन प्लस का यूज़ किया गया है तो वो आराम से दस के साथ राइम कर रहा है। इस वजह से पोएट ने जानबूझकर यहाँ पर गलत चीज़ यूज़ करी। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो NCERT क्वेश्चन है उनका लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोम अराइजेस फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड, although the ideas are funny as well. If there are particular lines in the poem that you especially like, share these with the class, speaking briefly about what is about the ideas or the language that you like or find funny. तो इस poem में लैंग्वेज को इस तरह से यूज़ किया गया है दैट इट इज़ जनरेटिंग ह्यूमर, लेकिन पोम के जो आइडियाज़ हैं वो भी काफ़ी फ़नी हैं। सो यू हैव टू मेंशन अ फ्यू लाइन्स जो आपको बहुत फ़नी लगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन करी हैं, ये आपके द्वारा करे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक था, बट स्टिल मैंने यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लिख दिया है। आप अपने हिसाब से इस आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो येस, इट इज़ ट्रू दैट पोएट हैज़ यूज्ड द लैंग्वेज in a way that it arises humor. The poet has used many lines that are funny. One such is, if he roars at you as you are dying, you'll know that it is the Asian lion. Or the other one is, a noble wild beast greets you. So his idea of explaining the characteristics of wild animals is quite funny. तो पोएट ने अपनी पोम में लैंग्वेज को बहुत ब्यूटिफुली यूज़ किया है, such a way that it is generating humor in the poem. बहुत सारी लाइन्स फनी है इस पोम की। तो एक लाइन तो ये थी, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, जब एशियन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही थी पोएट कैरोलिन वेल्स हमें। ठीक है, और दूसरी लाइन ये थी कि अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। सो जो इस पोम में पोएट की लैंग्वेज है, जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी है वो बहुत ह्यूमरस है और आइडियाज़ भी काफ़ी फ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे NCERT क्वेश्चंस की डिस्कशन ख़त्म होती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, वीडियो के एंड पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो 2015 ईयर में पूछा गया है।
सो ये था वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछा गया था। यहाँ पर आपको पोम का फर्स्ट स्टैंजा गिवन है और उस स्टैंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, you'll know it is the Asian lion। ये आपको स्टैंजा दे रखा है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट फीचर्स ऑफ एन एशियन लायन। आपको इस स्टैंजा को पढ़कर एशियन लायन के फीचर्स बताने हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि वो लार्ज होता है और उसकी स्किन टॉनी होती है, मतलब येलोइश ब्राउन इन कलर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन लायन रोर्स। जब लायन गुर्राता है, जब वो रोर करता है तो क्या होता है? सो व्हेन लायन रोर्स इट इज़ वेरी स्केरी एंड इट फील्स लाइक वी आर गोइंग टू डाई। उसकी गुर्राहट को सुन के ऐसा लगता है दैट वी आर गोइंग टू डाई। व्हाट डू यू मीन बाय टॉनी? टॉनी का मतलब क्या होता है? टॉनी मतलब है ब्राउनिश येलो इन कलर। व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द लायन इन द स्टैंजा? तो लायन की फिजिकल अपीयरेंस को कैसा बताया गया है इस स्टैंजा में जो ऊपर गिवन है? इस स्टैंजा में हमें बताया गया दैट द लायन इज लार्ज एंड टॉनी। लायन काफ़ी बड़ा है और टॉनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसी स्टैंजा से रिलेटेड। यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं स्पेशली आप लोग के लिए लाई हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ABCD मतलब एकदम लाइन टू लाइन करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। हमने एक्सप्लेनेशन देख ली, राइम स्कीम देख ली, पोएटिक डिवाइसेस देख लिए, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको बता दिए। इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और आपसे मिलेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।